बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिज़िक्स में आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। इस चैप्टर में हम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और सबसे अहम बात कि एटम का न्यूक्लियस अगर दूसरे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का ताल्लुक फिजिक्स की किस ब्रांच से होता है जी। फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी। इस चैप्टर का ताल्लुक इस ब्रांच से है जी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। सो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है जी। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। पूरे एटम को नहीं पढ़ते, सिर्फ एटम के न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियर वर्ड है इसका मतलब है न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गई, ये फिजिक्स के ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है, देयर इंटरएक्शन। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है एटॉमिक न्यूक्लियस, इसका ताल्लुक होता है फिजिक्स की एक ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स से। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पूरे एटम को नहीं, सिर्फ उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखते हैं जी कि न्यूक्लियस जो है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होता है। और सबसे अहम बात कि अगर दो न्यूक्लियस को अगर हम आपस में इंटरेक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं जी न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हमने उसके अंदर एटम का मॉडल पढ़ा। वो मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था, फिर उसके अंदर कुछ करेक्शंस की थी बोहर ने, और हमने एटम का मॉडल ये देखा कि हमारे पास एटम में सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो है आपके पास सेंटर में, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ, ग्रीन। ये जो आपके पास सेंटर में एटम के है जी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है जी। अब इस न्यूक्लियस में आपको दो तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे। एक पार्टिकल जो मैं ये ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ जी, एक ये पार्टिकल्स होते हैं ग्रीन से जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इनको हम कहते हैं जी, ये जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया इनको हम कहते हैं प्रोटॉन। एक तो आपको न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होता है न्यूक्लियस में जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये जो पर्पल से ड्रॉ किया ना मैंने, ये है न्यूट्रॉन। तो ये दो तरह के पार्टिकल्स हैं जिससे हमारा न्यूक्लियस बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है। तो चूंकि हमारे पास न्यूक्लियस में जो दो पार्टिकल्स हैं उनमें सिर्फ एक में चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। कहाँ से आया हुआ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन की वजह से। ठीक है। तो न्यूक्लियस पर आपके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये होता है एटम का न्यूक्लियस। सेंटर में पाया जा रहा है, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। पहला पार्टिकल प्रोटॉन कहलाता है, दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन कहलाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं। एक एटम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें जो सबसे वजनदार पार्टिकल्स हैं वो यही दो होते हैं। और इन दोनों में अगर आप बात करें तो न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, अब तीसरा भी पार्टिकल होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन में, सॉरी एटम में हमारे पास एक और पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल होता है जी न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस से बाहर। ये रहा। इस पार्टिकल को, जो थर्ड पार्टिकल मैंने बनाया है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है बल्कि न्यूक्लियस से बाहर है। और ये रुका हुआ नहीं होता, ये मोशन में होता है जी। ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। तो ये जी रदरफोर्ड मॉडल और फिर बोहर मॉडल ने कहा था कि जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिट्स में होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं। हम यहाँ एक सिंपल सा एटम ले रहे हैं।
तो हमारे पास एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज बताऊं तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है जी इलेक्ट्रॉन की निस्बत। 1836 इलेक्ट्रॉन्स का वजन जो है एक प्रोटॉन के वजन के बराबर होता है, इतना भारी है ये। और न्यूट्रॉन भी एक भारी पार्टिकल है जिसका वजन प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ज्यादा है। चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। मोशन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, कन्फाइंड है, मूव नहीं कर रहा है, पड़े हुए हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में होता है। जिस पाथ पे ये घूम रहा होता है उस पाथ को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब चूंकि एटॉमिक फिजिक्स में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होता है, तो सिर्फ इसको हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, न्यूक्लियस को, यानी उसके जो 2 पार्टिकल्स हैं इसको और बस ये न्यूक्लियस को। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब जरा न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रुक जाए जरा मैं पॉइंटर ले लूँ। ठीक है जी। तो चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स की डिमांड है कि हमने एटम को नहीं स्टडी करना होता, सिर्फ उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है सिर्फ हम उसको डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा हम न्यूक्लियस पर ही आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को गोली मार देते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सबसे पहली बात है जी, न्यूक्लियस जो है वो हमारे एटम के सेंटर में पाया जाता है, सेंट्रल बॉडी होती है ये, सेंटर के अंदर पाया जाता है ये हमारे एटम के। एक बात। दूसरी बात ये है कि होल मास ऑफ द एटम लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एटम लाई इनसाइड न्यूक्लियस, यानी पूरे एटम का जो पूरा का पूरा वजन होता है एक एटम का, एटम का जो पूरा वजन है वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। वजह है जी, आपको मैंने बता दिया, आपके न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स हैं, वही 2 सबसे ज्यादा भारी है। इलेक्ट्रॉन तो इंतहाई हल्का बेकार, लिहाजा जो 2 हैवी तरीन पार्टिकल्स हैं वो दोनों पार्टिकल्स चूंकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, लिहाजा हम कहते हैं जी कि पूरे एटम का वजन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और उससे बाहर न्यूक्लियस, उससे बाहर जो एटम है वो ऑलमोस्ट एक फ्री स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास इसके अंदर, 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जी। कौन कौन से 2 पार्टिकल्स हैं? एक है प्रोटॉन, पहला है पार्टिकल प्रोटॉन, और दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों पार्टिकल्स को, ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स को कंबाइन करके हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, उन पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियॉन्स? 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन मौजूद है लिहाजा न्यूक्लियस पर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस के हवाले से बात की। अच्छा, अब एक न्यूक्लियस को, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उस पर 2 नंबर जोड़ते हैं, एक कहलाता है मास नंबर, एक कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एटम है एक्स, ये उसका न्यूक्लियस, एक एक्स एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस है। तब आपको इस न्यूक्लियस के ऊपर नीचे 2 नंबर नजर आएंगे जी। एक थोड़ा सा बड़ा होगा, 230 लिख देते हैं, एक थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है जी। हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 नंबर्स उससे एसोसिएट होते हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसको मास नंबर कहते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम चार्ज नंबर कहते हैं। ठीक है जी। एक होता है मास नंबर, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ पहले। एक होता है मास नंबर। मास नंबर का एक और नाम होता है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये भी इसको हम कहते हैं जी, मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक मास नहीं कह सकते जी, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास। बस हम मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसको हम बोलेंगे। ये तो पहला नंबर होता है जी। पहला जरा मैं इसको बयान कर दूं, ये है क्या? अच्छा जी, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय ए। सबसे पहली बात, इट इज डिनोटेड, इसका जो सिंबल होगा वो ए होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए, एक बात। दूसरी बात,
ये इन दोनों नंबरों में से जो नंबर ज्यादा बड़ा होता है, उमूमन ज्यादातर केसेस के अंदर मास नंबर जो है वो बड़ा है। बस एक हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ले लो, तो उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, 1 और 1। उसमें भी हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है जी। तो 3 में से सिर्फ एक आइसोटोप जो होगा ना, जो ज्यादातर पाया जाता है, हाइड्रोजन या प्रोटियम जिसको हम कहते हैं, उसमें वो बराबर होता है। नहीं तो ज्यादातर केसेस में तो आपका मास नंबर जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मुराद क्या होता है जी? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, यानी आपके एक न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स पाए जा रहे हैं उसको कह रहे होते हो आप मास नंबर। यानी ये जो हमने एग्जांपल ली है, इसका एटॉमिक ये जो मास नंबर है वो क्या है? 230, ऊपर वाला 230। इसका मतलब है इस न्यूक्लियस में 230 न्यूक्लियॉन्स हैं। एंड वी नो दैट न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये लिखा हुआ। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है जी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि मास नंबर का मतलब होता है हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लें कितना बनता है, ठीक है जी। यानी कि ए जो है इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इस वक्त जो हमने एग्जाम्पल ली हुई है एक्स न्यूक्लियस की, तो इस एक्स न्यूक्लियस के अंदर ए जो है वो क्या है? 230। मास नंबर जो है या नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो वो क्या है इस एग्जाम्पल में? 230। और 230 का मतलब क्या है मैं यहाँ बता चुका हूँ। इस न्यूक्लियस में 230 न्यूक्लियॉन्स पाए जा रहे हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड कर देते हैं तो 230 की फिगर आती है। 230 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में मौजूद है। एक तो ये होता है जी नंबर 230, मास नंबर। उसके बाद दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने, जो कि थोड़ा सा छोटा होता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर भी कहते हैं उसको हम, और चार्ज नंबर भी कहते हैं। चार्ज नंबर, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एटम की बात नहीं कर रहा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा जी, पहली बात है चार्ज नंबर को हम डिनोट करेंगे जी जेड से, डिनोटेड बाय जेड। इस चार्ज नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, एक बात। और इसका बस सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ही एक्चुअल में एटॉमिक नंबर लिखी हुई होती है। यानी कि ये जो भी आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होगा, इट मींस इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस एग्जाम्पल में हमने कितना लिखा हुआ है? 150। इसका मतलब है इस न्यूक्लियस में 150 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये दो नंबर्स का जरा ख्याल रखिएगा। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी, ताकि इस चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत काम की होती है न्यूक्लियर फिजिक्स में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जी। अच्छा जी, सपोज करें जी आई हैव एन एलिमेंट, एक न्यूक्लियस मेरे पास है जी एक्स के नाम से। उसमें एक नंबर लिखा हुआ है 230, एक नंबर लिखा हुआ है 150। ये जो बड़ा नंबर है 230, ये क्या है? ये है इसका मास नंबर ए। और ये जो 150 लिखा हुआ है ये क्या है जी? ये इसका है एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, यानी कि जेड। ठीक है जी। अब हम पता करते हैं सेट इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने। तो प्रोटॉन मैंने आपको बताया जी, ये लिखा हुआ जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है वही एक्चुअल में प्रोटॉन की तादाद होती है। सो 150 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 150। 150 प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की तादाद होती है। जबकि न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं। ये 230 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन्स चाहिए आप क्या करोगे? ए माइनस जेड। ए हमारे पास है 230, माइनस कर देते हैं जेड हमारे पास है 150। दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको न्यूट्रॉन्स की भी तादाद पता चल जाएगी जी। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए जी इसके अंदर? 80। तो ये हो गया जी, हमने देखा दोनों नंबर्स जो होते हैं, एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है। इन दोनों नंबरों से हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पता कर ली कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने। सीधी सी बात है, जो भी एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन की तादाद हो जाती है, और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए आप दोनों को माइनस करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक न्यूक्लियस है सी,
और इसका ऊपर नंबर लिखा हुआ है 12, नीचे लिखा हुआ है 6। 12 जो है वो इसका मास नंबर हो जाएगा, ए से हम इसको लिख देंगे जी। जबकि 6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा जी, ये हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं जी कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। सो इस न्यूक्लियस में 6 एटॉमिक नंबर है, लिहाजा इसके प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 6 होगी जी। देखें जी, प्रोटॉन तो मैंने पता कर लिया, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए माइनस जेड। अब ए में से जब मैं जेड माइनस करूंगा, यानी 12 में से 6 माइनस करूंगा, तो इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है। तो ये होता है जी, बड़ा सिंपल सा है। ये जो आपके पास ए लिखा हो, ये जो ऊपर बड़ा नंबर लिखा होता है, ये है मास नंबर। और ये जो छोटा नंबर लिखा हुआ है, ये है एटॉमिक, जेड से लिखना है, ये है एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन के लिए आप दोनों को माइनस कर दें। ये हो गया जी एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है जी, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जो उसी को ही आप चार्ज नंबर भी कह रहे हो, तो कभी कभार एटॉमिक नंबर बोलते हैं, कभी कभार चार्ज नंबर, और वो ही प्रोटॉन होंगे। और मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है, वो असल में पी और एन का एडिशन है। आपको अगर मालूम करना है, न्यूट्रॉन मालूम करना है, तो आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर को माइनस कर दो। तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के हवाले से बात करी मैंने, और मैंने आपको उसके दो पार्टिकल्स बता दिए। अगेन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, एक अहम तरीन टॉपिक पर आते हैं जी, इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। ये क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? देखिए जी, आप सब ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें रॉज हैं, कॉलम्स हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। और हमने उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं हमारे पास, हमने उन सबको अरेंज किया हुआ है, ग्रुप्स में डाला हुआ है, पीरियड्स में डाला हुआ है, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने उनको अरेंज किया हुआ है। उसमें जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले आता है जी, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। फिर उसके बाद उस पीरियोडिक टेबल में हीलियम आता है, उसके पास एटॉमिक नंबर होता है 2, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर आप पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जाएंगे, तो अब आपको ऐसे एटम्स मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है जी। 82, 83, 84, 100 तक पहुंच जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर मतलब जेड। जेड क्या होगा? 82 से ज्यादा होगा, यानी उससे 82 जिसका एटॉमिक नंबर है ना, पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें जो भी 82 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो, और उसके आगे से जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो आपके पीरियोडिक टेबल में वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स की तादाद, यानी यूं कह सकते हो आप कि जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद 82 से ज्यादा है। ये जो एटम्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, यानी उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 82 से ज्यादा है। अब ऑब्वियस बात है, प्रोटॉन्स की तादाद 82 है तो न्यूट्रॉन्स की तादाद इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अमूमन ज्यादातर इक्वल तादाद में पाए जाते हैं छोटे एटम्स के अंदर, और जो बड़े एटम्स होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन कम होते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 82 से ज्यादा है, और उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 82 से ज्यादा है। ऐसे न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। ऐसे जो न्यूक्लियस होंगे ना जिनके अंदर एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा, क्या होंगे वो? आर अनस्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है बेचैन होते हैं वो, बेचैन है जी, घबराहट है उनके अंदर, वो न्यूक्लियस जो है वो औकात से ज्यादा भरे में, क्या है जी, वो औकात से ज्यादा। इसको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक ग्लास है, ये मेरे पास एक ग्लास है। अब इस ग्लास के अंदर जाहिर बात है, इस ग्लास का काम क्या है जी, इसके अंदर हम पानी भरते हैं, लेकिन पानी भरने की एक लिमिट है। यहाँ तक बस आप पानी भर सकते हो, यहाँ तक अगर आप पानी भरोगे ग्लास स्टेबल रहेगा। आपने इतना पानी भरा जी, कोई मसला नहीं है, ग्लास स्टेबल है। आपने इतना पानी भरा, कोई मसला नहीं, ग्लास स्टेबल है। आपने बिल्कुल लिमिट तक भर लिया, ग्लास स्टेबल है।
लेकिन अब अगर आप लिमिट से ज्यादा पानी भरो, अब ये ग्लास अनस्टेबल होगा और जितना पानी आप भरते जा रहे हैं वो ये बाहर निकालना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ताकि क्या हो जाए, वापस लिमिट पे आ जाए, पानी स्टेबल हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस होता है जी, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस में एक पार्टिकल, दो, चार पार्टिकल्स होते हैं। ये जो 82 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 82 प्रोटॉन्स हैं और 82 से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बहुत ज्यादा भरा हुआ न्यूक्लियस है। देख लो जी, अभी भी मैंने 82 डॉट्स नहीं बनाए। इस न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स कितने, ग्रेटर देन 82, न्यूट्रॉन्स भी इससे ज्यादा ही होंगे जी। तो अब ये अनस्टेबल है, औकात से ज्यादा भरा हुआ है। ऐसा न्यूक्लियस क्या करता है, व्हाट विल दिस न्यूक्लियस, जो कि अनस्टेबल होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? ये न्यूक्लियस क्या करते हैं जी, ये डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। अनस्टेबल होते हैं, अब ये पानी तो नहीं भेजेंगे क्योंकि ये ग्लास तो नहीं है। ये क्या करते हैं, ये रेडिएशंस को निकाल रहे होते हैं। रेडिएशंस को क्यों निकाल रहे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन रेडिएशंस को निकाल कर असल में अपने ये अंदर के पार्टिकल्स को खत्म कर रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। इस फिनोमिना को आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। The elements, the nucleus having atomic number greater than 82 are unstable and emit radiations. This phenomena is called radioactivity. And that nucleus, ये जो unstable nucleus है जो radiations emit कर रहा होता है, उसको आप कहते हो radioactive elements। एक कुदरती फिनोमिना है, हमने नहीं किया, खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। लिहाजा अक्सर हम रेडियो एक्टिविटी को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो अब ये जो रेडिएशन से निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल में भाई मेरे, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ये असल में यही अपने जो फालतू पार्टिकल्स है ना इसके अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये उनको रेडिएशन की सूरत में डिस्चार्ज कर रहा है। जो फालतू है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक न्यूक्लियस है जी, ये अब इसके अंदर सपोज करो प्रोटॉन है 100 और न्यूट्रॉन है जी 150। अब ये तो क्या है जी, देखो इसका एटॉमिक नंबर 82 से बहुत ज्यादा है जी, 100 है। तो अब ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये क्या करेगा जी, ये इसके पास कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 82 है ना लिमिट, इसके पास 18 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो ये अब क्या करेगा, 18 प्रोटॉन फालतू न्यूट्रॉन, उनको रेडिएशन की सूरत में ऐसे निकालता रहेगा, रेडिएशन की सूरत में निकालता रहेगा। जितनी वो रेडिएशन निकालता जाएगा, प्रोटॉन्स की तादाद, न्यूट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा इसका प्रोटॉन की तादाद 82 से कम हो जाएगी, यानी अब ये रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इस फिनोमिना को आप कहते हो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी जो जो बातें मैंने आपको बताई काम काम की इसमें। रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, क्या होते हैं फिर वो न्यूक्लियस, आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड emit different kind of radiations, और वो निकालते हैं मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन, emit different types of radiations, मुख्तलिफ काइंड्स की रेडिएशंस निकालते हैं जी। अब ये मुख्तलिफ किस्म की कैसे पता चली वो मैं आपको अभी बताता हूँ। टू स्टेबिलाईज, ताकि वो स्टेबल हो जाए, टू स्टेबिलाईज यानी कि वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो रेडियोएक्टिविटी। तो वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा, उनके न्यूक्लियस में हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा पार्टिकल्स भरे हुए हैं। वो क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को रेडिएशन की सूरत में डिस्चार्ज करेंगे ताकि इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएं, कम होते जाएं, कम होते जाएं। एक टाइम आएगा इनका एटॉमिक नंबर कम होते होते 82 से कम हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गए और अब ये रेडिएशंस इमिट करना बंद कर देंगे। इस पूरे फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप कहते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैंने क्या वर्ड यूज किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ये देखें, डिफरेंट टाइप्स। ये जो रेडिएशन हमारे पास निकल रही है ये कई किस्म की होती है जी। एक मशहूर साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें ये दिखाया
कि हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन किस्म की रेडिएशन। असल में हमें तो लगेगा कि वो एक ही किस्म की रोशनी मिल रही है, जैसे सूरज की रोशनी के साथ होता है ना, व्हाइट लाइट होती है जी, हमें लगता है क्या है, वो एक है, ये है जी व्हाइट लाइट आ रही है, हमें लगता है ये एक है, लेकिन जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तब हमें पता चलता है इट इज नॉट सिंगल, ये 7 लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 लाइट है। सिमिलरली ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमें लग रहा है जी इसमें से एक किस्म की रेडिएशन निकल रही है, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया नहीं जी, इसमें एक नहीं, इसमें से 3 किस्म की रेडिएशन निकल रही है। एक कहलाती है अल्फा, एक कहलाती है बीटा, एक कहलाती है गामा। अब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, ये आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लीड बॉक्स लिया, ये है जी लीड बॉक्स, इस लीड बॉक्स के अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, यानी कि वो एलिमेंट जिसमें से रेडियो एक्टिविटी हो रही है जी, रेडिएशन निकल रही है। लीड बॉक्स क्यों लिया, क्योंकि लीड बॉक्स जो है वो रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। तो अभी इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है, जो भी निकल रही है वो बस ब्लॉक हो रही है जी, बाहर नहीं आ पा रही, ठीक है जी, ब्लॉक हो रही है, देखना ब्लॉक हो रही है। तो उसने एक अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसको एक लीड बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जी, ताकि उसमें से जो रेडिएशन है वो बाहर ना आए। अब उसने फिर क्या किया जी, यहाँ एक छोटा सा सुराख कर दिया, ताकि अब जो रेडिएशन है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पाथ से बाहर आए, ये आ रही जी, पर्टिकुलर पाथ से रेडिएशन बाहर आ रही है, ठीक है जी। तो उसने एक लीड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, क्लोज द बॉक्स, बंद कर दिया बॉक्स, फिर उस बॉक्स में एक छोटा सा होल कर दिया। तो अब रेडिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर आ रही है, फिलहाल तो ये एक आती हुई नजर आ रही थी उसको। फिर उसने क्या किया, इसने सामने जो है वो एक स्क्रीन रखी और साइडों पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। तो जैसे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, उसको क्या ऑब्जर्व हुआ, उसने देखा जी कि कुछ लाइट ऐसे बैंड हो गई है जी, और स्क्रीन पर यहाँ स्पॉट आने लग गया। कुछ लाइट्स जो है वो ऐसे बैंड हो गई है जी, और स्क्रीन पर यहाँ एक स्पॉट आया। और कुछ लाइट अनडिफ्लेक्टेड रही, मुड़ी ही नहीं, वो जिस पाथ पे आ रही थी उसी पाथ पर वो आती रही, और बिल्कुल उसी लाइन पर एक स्पॉट आया। तो जैसे, वैसे तो वो एक आ रही थी, लेकिन जैसे उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो नाउ द रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन आ रही है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक वो रेडिएशन जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई, एक वो रेडिएशन जो नेगेटिव की तरफ बैंड हुई, और एक वो जो स्ट्रेट चली गई। तो ये जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई, इसका नाम उसने रखा अल्फा रेस, सॉरी, ये जो नेगेटिव की तरफ बैंड हुई है इसका नाम रखा है इसने अल्फा रेस, जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई है उसका नाम रखा उसने बीटा रेस, और जो अनडिफ्लेक्टेड रही उनका नाम उसने रखा गामा रेडिएशन। तो यूं रदरफोर्ड ने आपको बताया कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो बज़ाहिर आपको लगे कि वो एक किस्म की रेडिएशन दे रहा है, लेकिन नहीं, वो 3 किस्म की रेडिएशन दे रहा है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। वो तीनों काफी क्लोजली होती हैं जी, इसलिए आपको नॉर्मली डिटेक्टेबल नहीं होंगी, आपको तो ये नजर भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें तो आप उन तीनों को अलग कर पाओगे जी, एक अल्फा बन जाएगी, एक बीटा और एक गामा। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की गई। तब उन प्रॉपर्टीज का मैं जिक्र करता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज, इन तीनों रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज मैं जरा कंपैरिजन स्टाइल में करूंगा, तो आपको आपको जो है वो इजीली समझ जाए। एक हम ले लेते हैं अल्फा रे, यहाँ पर अल्फा रेस, यहाँ बीच में लिखेंगे बीटा रेस, और आखिर में हम डिस्कस कर रहे हैं गामा रेस, ठीक है जी। तो ये 3 किस्म की रेडिएशंस थी जो कि आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से इमर्ज हो रही हैं, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज को अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा रेडिएशंस की, इंटरचेंज कर लूँ मैं, हाँ चलें जी। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा रेस की। अल्फा रे की सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कि ये पार्टिकल रेस है, ये क्या है, ये पार्टिकल रेज है, यानी छोटे 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 जर्रों से बनी हुई है, और वो सारे जर्रे एक ही लाइन में स्पीड में जा रहे हैं, तो इसलिए वो एक रे नजर आ रही है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है जी। एक पार्टिकल रे है ये, और इसके पार्टिकल को आप कहोगे अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली ये जो बीटा रे है ये भी बिल्कुल
अल्फा की तरह ये भी एक पार्टिकल रे है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और इसके पार्टिकल्स को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। ठीक है जी। जबकि गामा रेडिएशंस पार्टिकल रेस नहीं है, ये पार्टिकल रेडिएशंस नहीं होती, ये कोई छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बनी हुई, बल्कि ये लाइट की तरह बिल्कुल फोटोन से बनी हुई है। आपने लाइट पढ़ा है जी फर्स्ट ईयर के अंदर के लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स, उनसे बनी हुई होती है और उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो गामा भी बिल्कुल लाइट की तरह फोटोन से बनी हुई है। ठीक है जी। तो अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से बनी हुई है। अब इन अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे कैरी, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जिनसे अल्फा रे बनी हुई है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बैंड हुई है। देख लें आप, ये जी अल्फा रे, और ये नेगेटिव की तरफ बैंड हुई है। इसका मतलब है नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो अल्फा पार्टिकल है इन पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये नेगेटिव की तरफ बैंड हुई। सिमिलरली ये बीटा जो है ये बैंड हुई है पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब है इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये गामा कहीं पर भी नहीं गई, इसका मतलब है इन पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है। तो चार्जेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे हैव पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल्स पर बात करें तो हम बीटा पार्टिकल्स का नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बैंड हुई है। जबकि गामा रेडिएशन कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, सीधी सीधी चली गई थी, मींस नो चार्ज। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को देखें तो एक अल्फा पार्टिकल है क्या? व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं जी इट इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में दूसरा एलिमेंट है जी हीलियम। पीरियोडिक टेबल में सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है जी हीलियम, मैं मिटा दूंगा फिर। ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इसके ऑर्बिट में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जी जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ये एक हीलियम का एटम है। ये क्या है? ये तो एक हीलियम का एटम हुआ। न्यूक्लियस है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें दो होते हैं। लेकिन अगर आप इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दफा कर दें, निकाल दें, अगर आपने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप इजेक्ट कर दें, तो ये तो ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा, इसका सिर्फ इसका न्यूक्लियस बच जाएगा। ठीक है ना, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो अब इस पर दो प्रोटॉन वाला और दो न्यूट्रॉन वाला बस एक न्यूक्लियस बचा है। अब ये क्या है? ये हीलियम न्यूक्लियस हो गया। इसको हम कहते हैं, ये है एक अल्फा पार्टिकल। जो हीलियम न्यूक्लियस है ना, इट इज एक्चुअली एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी। तो ये हीलियम के दो न्यूक्लियस अगर आप निकाल दें तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बच जाता है उसको आप अल्फा पार्टिकल कह रहे हो। तो इसका मतलब है एक अल्फा पार्टिकल में आपको दो प्रोटॉन मिलेंगे और दो न्यूट्रॉन मिलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दो प्रोटॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी। तो ये एक हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपको दो प्रोटॉन मिलेंगे एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं। जिन दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन को मिला लो, एक जो न्यूक्लियस बनेगा वो एक अल्फा पार्टिकल है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज प्रोटॉन्स मौजूद है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक अल्फा पार्टिकल हो गया जी। अल्फा पार्टिकल में बना देता हूँ यहाँ पे, ये जी एक अल्फा पार्टिकल, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। ये जी एक अल्फा पार्टिकल, बड़ा भी है थोड़ा भारी भी है। इनके हिसाब से ना, बाकी पार्टिकल्स के हिसाब से सबसे भारी ये होता है। बीटा हल्का होगा, गामा का तो पार्टिकल ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा वजनदार है क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, तो पूरा न्यूक्लियस है। अच्छा, अगर हम बीटा रे की बात करें तो बीटा रे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, है तो ये बहरहाल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। दैट इज वाई आप देखो बीटा पार्टिकल पे हमने नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, ये आपके ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, वो उनकी तरह स्पीड स्लो होती है। ये जो बीटा पार्टिकल वाले इलेक्ट्रॉन ये जरा तेज भागते हुए, और याद रखिएगा ये न्यूक्लियस से निकले,
अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो रेडिएशन हो रही हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, गामा रेडिएशंस निकल रही हैं, ये कहाँ से निकल रही हैं? ये न्यूक्लियस में से निकल रही हैं। अब चले अल्फा पार्टिकल का, मैं समझ में आ रहा है अल्फा पार्टिकल किससे बना हुआ है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में। यानी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है उसके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, एक अल्फा पार्टिकल बन जाएगा और वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल समझ में आता है। लेकिन ये बीटा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये समझ लें, इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। वो जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है ये उनसे बिल्कुल मुनफरिद हैं, अलग हैं। ये न्यूक्लियस में से ओरिजिनेट हुए। लिख देता हूं मैं, ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस से निकले ने, ये कोई ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये जरा डिफरेंट हो जाएंगे। जबकि ये तो मैं आपको फिर अगेन वही बात है जी, गामा रेडी एक फोटोन है, ये तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या बताऊं आपको कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, ये तो फोटोन है जी बस। यार सिंपली फोटोन, ये दोबारा लिख देते हैं हम कि ये तो एक फोटोन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है जी? आपके पास, ये बस मैं इतना काफी लिख रहा हूँ, ये जी एक सपोज कर लें एक एटम है जी, ये उसका पास न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस वक्त ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल का मतलब हो गया इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। ये जो रेडिएशन होती हैं, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गामा हो, इनकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी से मुराद क्या होगी कि ये आयोनाइजेशन, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अब सपोज करें जी आपके पास ये न्यूट्रल एटम है, इसमें से आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये निकल गया जी, ये अब बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव माइनस। और जो अब आपका एटम बचेगा, अब उसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। केमिस्ट्री में आप इनको कहते हैं आइंस। ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है, यानी कि इसको आप कहोगे कैटाइन, इसको आप कहोगे एनाइन। ये क्या है? अब ये आइंस कहलाएंगे। तो अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर और कोई चार्ज नहीं होता उसमें। लेकिन अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा या एक नेगेटिव आइन बन जाएगा। और जो एटम है, चूंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो एक पॉजिटिव आइन बन जाता है। ये जो न्यूट्रल को आइन बनाना, इस प्रोसेस को आप कहते हो आयोनाइजेशन। एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन है जी। आयोनाइजेशन के एतबार से अगर हम बात करें, तो अल्फा का आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगा इन तीनों के अंदर। इन तीनों में अल्फा की हाईएस्ट है। वजह क्या है जी? अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और साइज बड़ा है। साइज बड़ा है, ये अगर एटम के दूर से भी जा रहा होगा तो भी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ट्रैक कर लेगा। और याद रखिएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी डबल है, 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 प्रोटॉन का इसके पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक हैवी पॉजिटिव पार्टिकल है ये। तो अगर ये किसी भी एटम के दूर से भी गुजरेगा, ये अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और वो आइन बन जाएगा। तो इसकी हाईएस्ट है। जबकि बीटा की होती है मॉडरेट, दरमियानी, यानी अल्फा से कम, गामा से ज्यादा। क्योंकि बीटा गामा, ये जो है बीटा पार्टिकल, ये नेगेटिव होता है। ये दूर से जाएगा तो आयोनाइज नहीं करेगा, करीब से जा रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। तो आयनाइजेशन कर रहा है, बस ये करीब से जाना इसका जरूरी है, तो यूं इसकी मॉडरेट होती है। जबकि गामा की सबसे लोवेस्ट होगी, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी गामा की सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये एक ही सूरत में एटम को निकाल सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल जाके टकरा जाए। जब ये बिल्कुल जाके टकराएगा तो ये एटम में, इलेक्ट्रॉन में अपनी पूरी एनर्जी दे देगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। तो सपोज करें ये आपके पास एक एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से भी गुजर रहा होगा तो उस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, अट्रैक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। बीटा का थोड़ा सा करीब से गुजरना जरूरी है जी, ये बीटा पार्टिकल है, क्योंकि उसका जो नेगेटिव है करीब से गुजर रहा होगा तो वो रिपल करेगा। जबकि गामा के लिए पूरा गामा का ऐसे टकराना जरूरी है, तो फिर ये बाहर आएगा। तो तीनों आयोनाइजेशन करती हैं, कर तीनों रही है, बस सबसे ज्यादा है अल्फा की, फिर बीटा की कम होती है, लोवेस्ट है जी किसकी? गामा। फर्दर प्रॉपर्टीज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो वाइंड अप होता जा रहा है। ठीक है जी, 1 मिनट से कम रह गया है। सो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।